नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए फटाफट देखते हैं दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 को। और जिस तरीके से थंबनेल दिख रहा है आप लोगों को, उसी तरीके से सूचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई नियमावली जारी हो गई है सीधी भर्तियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कई प्रकार की भर्तियां होती हैं। एक तो सामान्य भर्तियां होती हैं जैसे पीसीएस, आरओ वगैरह, आईटी ग्रेड, जिसमें लिखित परीक्षा होती है और उसको वही मुख्य आधार होता है भर्ती का। लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं, सीधी भर्तियां, जहां पर केवल जिसका मुख्य आधार केवल साक्षात्कार होता है। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता भी है तो उसका कोई नंबर नहीं जुड़ता, केवल एक निश्चित कट ऑफ लगा करके विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाता है और 3 गुना विद्यार्थियों को पदों के सापेक्ष ले लिया जाता है, 3 गुना या 5 गुना। और फिर उन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो नंबर होते हैं उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनती है। स्क्रीनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो नई नियमावली बनी है तो उसमें बदलाव कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि अब जो भर्ती होगी सीधी भर्ती, उसमें लिखित परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक, ये दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी सभी भर्तियों में। और ये नियमावली जो जिनके आवेदन हो चुके हैं जिन भर्तियों के, उन भर्तियों में भी ये नियमावली लागू होगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पूर्व में विज्ञापित सीधी भर्ती के पदों के लिए भी स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है और आयोग की ओर से विशेषज्ञता वाले कई पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत इंटरव्यू के आधार पर ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाती रही है। लेकिन कई भर्तियों की सूचिता को लेकर के सवाल उठते रहे, पैसा चलता रहा इंटरव्यू में, कई भर्तियों में पक्षपात के भी आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए शासन की ओर से सीधी भर्ती वाले पदों के लिए भी स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए आयोग से भी प्रस्ताव मांगा गया है। शासनादेश के तहत सभी तरह के विशेषज्ञता वाले पदों के लिए स्क्रीनिंग की परीक्षा कराई जाए, यानी कि लिखित परीक्षा कराई जाए और लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक पाने वाले को साक्षात्कार में बुलाया जाए। इतना ही नहीं, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के नंबरों को मिला करके ही परिणाम घोषित होगा, फाइनल परिणाम। तो अब जो रिटन एग्जाम होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका भी नंबर जोड़ा जाएगा। लिखा है, आयोग से पहले भी कुछ विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जैसे दुग्धशाला विकास अधिकारी, अलग अलग विभागों में सहायक निदेशक, संग्रहालय अध्यक्ष, फाइल एरिया नियंत्रक अधिकारी, प्राचार्य होम्योपैथी, प्रोफेसर रीडर होम्योपैथी, रीडर यूनानी, प्राध्यापक यूनानी, ये जितने भी पद हैं, लिखा है इनके 50 से अधिक पदों के लिए आवेदन हो चुके हैं, तो इसमें भी ये लागू होगा। नीचे लिखा है, आयोग के सूत्रों के अनुसार इन भर्तियों से ही लिखित परीक्षा कराने संबंधी आदेश को लागू करने की तैयारी है और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद में अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। तो सुबह का पहला वीडियो था तो वो थोड़ा सा उसमें काफी न्यूज हो जाती है और इसलिए बहुत सारी जो न्यूज है वो छूट गई। और जिस दिन न्यूज ज्यादा हो जाती है, ज्यादा अपडेट हो जाती है भर्तियों की, उसी दिन ये दैनिक रोजगार भाग 2 आता है। तो यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है कि ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती की परीक्षा 17 नवंबर से प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं मिला है। तो अब इस पर संशय हो गया है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज है 4 नवंबर और 17 नवंबर के बारे में कहा गया था। लिखा, रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 17 नवंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रथम चरण प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इसका विस्तृत परीक्षा शेड्यूल आरआरबी अजमेर को नहीं मिला है। ग्रुप डी के असिस्टेंट वर्कशॉप सहित विभिन्न पदों के होने वाली यह भर्ती परीक्षा प्रस्तावित समय से दिसंबर तक होनी है। अभी तक परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, कितने पालियों परीक्षा होगी और कितने शहरों में इसका आयोजन होगा, इसका कोई विवरण नहीं मिल पाया है। इस भर्ती की नोडल एजेंसी रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद है और इलाहाबाद में इस भर्ती को लेकर कोई कोर्ट केस तैयार हुआ है। किस नेचर का केस है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है और माना जा रहा है कि इसके चलते ही अभी तक रेलवे बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल और अभ्यर्थियों की संख्या जारी नहीं की है। तो इलाहाबाद में तो है, जो भी भर्ती आती है तो यहाँ बगल में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में केस पड़ जाता है, भर्ती फंस जाती है। तो नोडल जब ये इलाहाबाद को बनाया गया था तो यहाँ पर जो भी भर्ती आती है वो कोर्ट जाती ही जाती है। उसके बाद में एक और सूचना है जो आज के समाचार पत्रों में है। फायर सर्विस में 922 पदों पर भर्तियां, लेकिन पात्र सिर्फ पुरुष, महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी। अंग्रेजों के समय का कानून था और वही अभी भी इसमें लागू है। लेकिन राज्य में पुलिस और सुरक्षा की अलग अलग लगभग सभी विंग में महिलाओं की एंट्री है। आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस में भी महिलाएं अरसे से काम कर रही हैं और हाल ही में पीएससी में भी उनकी अलग बटालियन बना दी गई है। लेकिन अग्निशमन विभाग फायर सर्विस ने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए नहीं खोले हैं, जबकि विभाग की मुखिया यानी अपर महानिदेशक खुद महिला है। शीघ्र ही 922 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए पात्र सिर्फ पुरुष माने गए हैं,
लिखा है कि दूसरे राज्यों ने तो महिलाओं की एंट्री कर दी है, लेकिन अभी यूपी में एंट्री नहीं हो पाई है। खैर देख लीजिए कौन कौन से नए पद सृजित हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कौन कौन से पद हैं। फायरमैन के कितने पद हैं, फायर सर्विस चालक के कितने पद हैं, लीडिंग फायरमैन के कितने पद हैं, यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश पुलिस के अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग के पुनर्गठन के बाद सृजित 922 पदों पर जल्द भर्ती होगी। पुनर्गठन के बाद रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट एवं ट्रामा सेंटर तथा स्पेशलिटी ट्रेड रेस्क्यू ग्रुप का गठन होना है। एक्सप्रेसवे पर तैनात करने के लिए 244 कर्मियों की आवश्यकता। इसी तरीके से प्रत्येक रीजन में कमांडो की तरह स्पेशल यूनिट तैयार करने के लिए 183 कर्मियों की जरूरत है। ये कर्मी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाएंगे। वहीं पर अन्य एयरपोर्ट वगैरह में भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी तैयारी की जा रही है। और अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। एक पुरानी जूनियर भर्ती की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और इसके लिए आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे। लेकिन इसमें पदों की संख्या कम थी, काफी कम थी। लगभग 1500 पद सहायक अध्यापक के थे और 390 के आसपास प्रचारक के थे। लेकिन नई जानकारी मिली है कि इन 4 सालों में बहुत सारे शिक्षक और रिटायर हुए हैं और प्रदेश में लगभग 8 से 10,000 और एडेड जूनियर शिक्षक के पद रिक्त हैं और इसके रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन निकलेगा। नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकलेगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि अभी 2 काम होने हैं। एक तो एडेड जूनियर की नई नियमावली बनेगी, प्राथमिक की भी नई नियमावली अभी फिर से बननी है और उसके बाद में ये नई भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होगा। हो सकता है जो जानकारी निकल करके आ रही है कि प्राइमरी से पहले जूनियर की, एडेड जूनियर की नई भर्ती देखने को मिल जाए। अगली सूचना है पंचायत चुनाव की। देख लीजिए, इतना नॉलेज होना भी चाहिए। और अगर आपकी भर्ती नहीं आ रही है तो इधर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में अधिक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, कौन कितना खर्च करेगा उसको लेकर के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। लिखा है ग्राम पंचायत सदस्य का अगर चुनाव लड़ना है तो पहले 10,000 रुपए तक खर्च कर सकते थे, अब अभी भी 10,000 ही है। प्रधान की लिमिट थी 75,000, अब बढ़ा दी गई है 1,25,000। क्षेत्र पंचायत सदस्य पहले 75,000 और अब 1.25। इसी को बीडीसी बोलते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिसको ये बीडीसी द्वारा जो चुना जाता है, पहले 2 लाख लिमिट थी, बढ़ा दी गई है 3.5 लाख रुपए। अब तो जानते हैं बीडीसी में कितना पैसा लगता है, ये तो सभी को पता है कैसे चुनाव होता है। और जिला पंचायत सदस्य पहले लिमिट थी 1.5 लाख और है 2.5 लाख। खर्च कितना करते हैं ये भी किसी से छुपा नहीं। और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पहले 4 लाख की लिमिट थी, अब कर दी गई है 7 लाख। तो ये नई दरें हैं और ये पुरानी दरें हैं। इससे ज्यादा किसी को खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जमानत राशि में भी बदलाव किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तैयारियां तेजी से चल रही हैं अलग अलग तहसीलों में, जिलों में। अगली सूचना है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। तो इसमें कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे जिनका ये कहना था कि कंप्यूटर की जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें बीएड की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। और चूंकि इस बार एलटी ग्रेड में कंप्यूटर विषय के लिए बीएड से छूट दे दी गई थी, बीएड को अधिमानी अर्ता रखा गया था। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सुना, एनसीटी का भी पक्ष सुना गया और एनसीटी ने ये कहा कि जो टीजीटी या एलटी की जो भी भर्ती है, चाहे जो विषय हो, उसमें बीएड अनिवार्य रहेगा। इसी के आधार पर पूरी भर्ती कोर्ट के अधीन कर दी गई है। तो वहीं पर जो नॉन बीएड के जो विद्यार्थी थे वो भी कोर्ट पहुंच गए हैं। ये विद्यार्थी तो चले गए थे और इन्होंने पूरी भर्ती इन्हीं की वजह से रोक दी गई। परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया और अब जो नॉन बीएड के विद्यार्थी हैं वो भी कोर्ट चले गए। ये देखिए लिखा है। इस बीच नॉन बीएड अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके अपना पक्ष सुने जाने की गुहार लगाई है। राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 7,466 पदों में से कंप्यूटर के 1,056 पद शामिल हैं और इन पदों के लिए 17,496 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। देखिए मामला चल रहा है, क्या होता है, क्या निर्णय आता है और बीएड अनिवार्य योग्यता रहेगी या नहीं रहेगी। अगली सूचना है टीटी की अनिवार्यता को लेकर के। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अब 5 दिसंबर को होगा। पहले 21 नवंबर की घोषणा की गई थी, तो इसकी इजाजत अब नहीं मिली है। सिख समाज का एक आयोजन हो रहा है इस तारीख को, इसलिए तारीख बदल दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।